नमस्कार दोस्तों, इनसे मिलिए। ये हैं जापान के एक व्यक्ति जिनकी एक पत्नी और एक 2 साल का बेटा है। इनकी पत्नी की डेथ हो जाती है और वो डेथ शुभम से नहीं होती है, किसी ने इसकी बीवी का कत्ल कर दिया। इस व्यक्ति का धैर्य देख के आज पूरा देश, न सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया हैरान है कि इस व्यक्ति ने जो केस पुलिस नहीं सुलझा सकी पूरे 26 सालों में, इसने बेचारे ने जहाँ जिस फ्लैट के अंदर इसकी पत्नी का कत्ल हुआ था उस फ्लैट को छोड़ दिया, बाहर से लॉक लगा दिया और बिना रहे खाली फ्लैट का 26 सालों तक किराया दिया, जिसकी कीमत आज उस किराए की जो इसने पे की है लगभग 1 से सवा करोड़ रुपए के आसपास है इंडियन रुपीज़ में। दोस्तों, क्या कोई अपनी पत्नी के कातिल को पकड़ने के लिए सवा करोड़ की लागत लगा सकता है? ये सच्ची कहानी है दोस्तों। जहां हमारे भारत देश में कुछ ऐसे केस सामने आ रहे हैं जहां पे किसी का पति अपनी पत्नी को मार दे रहा है, कोई पत्नी लव अफेयर के चक्कर में अपने पति को ठिकाने लगा रही है, वहीं ये कहानी एक मिसाल बन जाती है अपनी पत्नी के प्रति प्रेम की और उस कातिल को सज़ा दिलाने की। पूरी दुनिया आज इस कहानी से हैरान है कि इसने उस क्राइम सीन को सहेज के रखा 26 सालों तक, एक उम्मीद में कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आएगी और मेरी पत्नी का कातिल जो है पकड़ा जाएगा। आइए दोस्तों, इस कहानी को समझते हैं और जानते हैं, क्योंकि ये कहानी हर एक व्यक्ति को जाननी चाहिए। पूरी दुनिया में ये वायरल हो रही है। जिस व्यक्ति ने, जिसका बेटा जिस समय 2 साल का था आज 26 साल का हो गया है, उस कहानी के जिसने बाप और बेटे ने अपनी माँ की कातिल को पकड़ लिया। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। मेरा नाम उमा शंकर है और मैं ऐसी घटनाएं आपके लिए लाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए। हमारे इस परिवार का हिस्सा आप ज़रूर बनिएगा। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और गांव का नाम बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर लेंगे। किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी विशेष है तो आप ज़रूर बता सकते हो। ये घटना है 1999 की, जापान के सेंट्रल जापान के अंदर एक नागोया शहर है। नागोया शहर के अंदर एक परिवार छोटा सा अपार्टमेंट लेके, फ्लैट लेके किराए पे रहता था। जिस व्यक्ति की उम्र 30 साल और उसकी पत्नी जिसकी उम्र लगभग 28 साल, और जिस व्यक्ति का नाम, जो व्यक्ति होता है उसका नाम होता है साकोरू तकाबा, और जिसकी पत्नी उसका नाम नामिको तकाबा। ये दोनों आराम से एक फ्लैट में रहते थे। ये अपने दफ्तर में जॉब जाया करता, पत्नी हाउसवाइफ थी और अपने 2 साल के बेटे को आराम से संभालती। और सुबह उसका पति जाता आराम से जॉब पे और शाम को घर आता तो उसकी वाइफ को बेसब्री से इंतज़ार होता कि उसका पति आएगा और आराम से वो खाना खाएंगे और आराम से एंजॉय करेंगे, सोएंगे। और ऐसे ही इनका परिवार लगातार आराम से खुशीपूर्वक चल रहा था। एक दिन आता है कि जिस दिन साकोरू अपनी जॉब पे चला जाता है, तब तक उसको कुछ नहीं पता था कि उसके पीछे कुछ आज ऐसा होने वाला है कि उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अब वो जब वापस शाम को घर लौटता है और घर दरवाज़ा खोलता है, जैसे ही पत्नी के वाले रूम में घुसता है तो देखते ही उसका बुरा हाल हो जाता है और वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसको इस घटना की कल्पना भी नहीं थी कि उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। वो देखता है कि सामने ही नीचे फर्श पे उसकी बीवी पड़ी हुई है, ब्लड से लथपथ है, पूरा फर्श जो है ब्लड से भरा हुआ है। उसका 2 साल का बेटा उसकी मम्मा के बगल में बैठा है, सकुशल है, किसी प्रकार की कोई चोट उस बेटे पे नहीं है। किंतु वाइफ तब तक इंतज़ार नहीं कर सकी जब तक उसका पति घर लौटता। ना ही उससे कांटेक्ट कर पाई और ना ही उसको बता सकती थी, ना ही वो आखिरी शब्द कुछ लम्हे अपने पति को बोल पाई। उसकी सारी की सारी उम्मीदें उसके साथ ही चली जाती हैं और वो अपने पति को छोड़ के चली जाती है। अब वहाँ पे देखता है तो कातिल वहाँ पे रुकेगा थोड़ी। अब जिसने देखा वो बता नहीं सकता, और जो कोई बता सकता था इस उम्र का है, उसने किसी ने देखा नहीं। अब देखने वाला सिर्फ उसका ही 2 साल का बेटा। अब बेचारे को ये भी नहीं पता होगा कि कत्ल नाम की क्या चीज़ होती है, कातिल क्या होता है। उसको तो बेचारे को ये भी नहीं पता होगा कि मेरी मम्मा बगल में लेटी हुई है, उसके अंदर जान है या वो बेजान पड़ी है। वो आराम से बैठ रहा, खेल रहा आराम से। अब उसका पति जो है बहुत तेज़ी से घबरा जाता है और पुलिस को कांटेक्ट करता है।
पुलिस वहाँ आती है, पड़ोसी लोग भी आते हैं, सभी लोग इकट्ठा होते हैं। पुलिस वहाँ के क्राइम सीन को लॉक कर देती है और वहाँ से बॉडी को कलेक्ट करके पोस्टमार्टम के लिए भेज जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि उस समय 1999 के अंदर सीसीटीवी फुटेज कैमरा की इतना ज़्यादा जो है क्रेज़ नहीं था, बहुत रेयर केस में चीज़ें मिलती थी, इतना डेवलपमेंट नहीं था। और जो पोस्टमार्टम है उसकी रिपोर्ट भी बेसिक रिपोर्ट आती थी, जैसे कि अगर किसी के साथ रिलेशन बनाने की ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई हो महिला के साथ तो उनकी रिपोर्ट एक बेसिक लेवल पे मिल जाएगी, या अगर ब्लड के निशान मिले तो उनसे डीएनए टेस्ट हो जाएगा। लेकिन इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप किसी के बाल से भी डीएनए वगैरह निकालना, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी अब डेवलप हुई है। तो उस बॉडी को और वहाँ से कुछ सबूत कलेक्ट किए गए और पुलिस वहाँ से लेके चली जाती है। अब क्राइम सीन जो भी फ्लैट था उसको पुलिस अपने अंडर ले लेती है और उस हस्बैंड को कहती है कि आपको इसमें नहीं रहना है, साकोरू को। तो साकोरू एक काम करता है, उसकी बीवी का जो जिस फ्लैट में कत्ल हुआ उस फ्लैट के बगल में ही दूसरा फ्लैट किराए पे ले लेता है। तब तक वो जो फ्लैट है वो पुलिस के अंडर था। पुलिस जो है रिपोर्ट का इंतज़ार करती है। रिपोर्ट आने के बाद में पता चलता है कि इस महिला का किसी भी प्रकार से ज़बरदस्ती नहीं हुआ, यानी कि कोई जैसे कि मान लो शारीरिक संबंध बिना अनुमति के बनाए गए हों, रेप जैसा केस ऐसा नहीं था। बस उसमें ये पता चला कि इसका जो कत्ल हुआ है वो गले पे चाकू छुरी से जो है वार किया गया है, बस इतना पता उनको चल जाता है। हाँ, क्राइम सीन पे दो चीज़ें उनको और मिलती हैं। सबसे पहला तो उनको मिलता है कि इसका जो कत्ल किया है वो किसी लेडीज़ ने किया है। इसकी पुष्टि होती है कि वहाँ पे जो फोटोज वहाँ पे उन्होंने कलेक्ट की, जो उन्होंने यहाँ पे देखा फर्श पे जो शूज़ थे, जूतों के निशान थे, वो किसी महिला के जूतों के निशान थे, कोई पुरुष नहीं था। दूसरी चीज़ ये पता चला कि वो जो ब्लड वहाँ से मिला उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप बी है। अब इतना ये काफ़ी नहीं था कि कोई महिला ने किया है जिसका ब्लड ग्रुप बी है और उसका जो कत्ल हुआ है वो चाकू से हुआ है, और महिला है क्योंकि उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा गहरे निशान नहीं है कि कोई ताकतवर व्यक्ति होगा और उसको मसोस देगा, तोड़ देगा, जबरन पकड़ेगा, ऐसे उसकी बॉडी पे किसी भी प्रकार के निशान नहीं मिले। यानी कि कोई मासूम व्यक्ति या फिर कोई कोमल आदमी ही होगा, बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है जिसने उसको ये कत्ल किया। अब पुलिस के पास ये दो तीन चीज़ों से कातिल का पता लगाना बड़ा मुश्किल था। 1 महीने तक पुलिस काम करती है लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं। पति घबराया हुआ, पति इस चिंता में था कि आखिर जब उसकी किसी से भी दुश्मनी नहीं है, ना ही उसकी पत्नी की, ना ही उसके खुद की, ना ही उसके परिवार की, तो उसका बीवी का कत्ल किया तो किया किसने? इस चीज़ को लेके वो हैरान था, लेकिन इस चीज़ के लिए वो डेडिकेटेड भी था कि मुझे चाहे सालों लग जाएं, मैं मेरी बीवी के कातिल को ढूंढ के रखूँगा। अब उसकी बीवी के जाने के बाद वो अपने बच्चे को, 2 साल के बच्चे को लेके साइड के फ्लैट में रहने लगा, उसको पालने लगा। मम्मी और पापा दोनों का फ़र्ज़ बेचारा खुद निभाता रहा, दूसरी शादी नहीं की। कमिटेड हो गया कि मुझे मेरी वाइफ का कातिल ढूंढना है। बेचारा पुलिस के पास जाता रहा, कांटेक्ट करता रहा, सर कुछ सबूत मिले नहीं मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 1 सवा महीने बाद पुलिस कहती है कि देखो हमने आपके क्राइम सीन जहां हुआ हमने वहां से टोटल सबूत कलेक्ट कर लिए हैं, वहां हमें कुछ भी नहीं मिला और कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, तो हम इस केस को जो है पेंडिंग में डाल रहे हैं। अब हमारे आगे कोई सबूत, जब कातिल का पता चल ही नहीं रहा, कुछ सबूत ही नहीं मिले और यहाँ पे कोई सुराग ही नहीं है, तो हम आपके बीवी के कातिल को कैसे ढूंढें? ये आपकी फ्लैट की चाबी लो और आप जा सकते हो। वो बेचारा साकुरू अपनी बीवी जिस फ्लैट में उसकी मरी थी उस फ्लैट की चाबी लेता है और घर पे आ जाता है। अब वो डिसीजन लेता है कि अब इस फ्लैट को वो जो है खाली नहीं करेगा। अब फ्लैट का मालिक उसको कहता है कि भाई साकुरू, आपने दूसरा फ्लैट ले लिया है, अब आप मेरे फ्लैट को खाली कर दो, पुलिस के अंडर से भी ये रिलीज़ हो चुका है। साकुरू उस मालिक के पास बैठता है और अपनी पूरी कहानी बताता है कि साहब, मेरी पत्नी का जो कत्ल हुआ है वो मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी का जो कातिल है वो पकड़ा जाए, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे इस फ्लैट को खाली ना करने दें। तो वो कहता है कि मेरा तो इसमें लॉस होगा। तो कहता है कि ठीक है, आपका जो भी किराया यहाँ पे रनिंग कंडीशन में है ये किराया मैं आपको पे करूँगा, जितने सालों तक मैं रखूँगा, बस आपको किसी और को नहीं देना है। मालिक को लगा कि इसमें अगर मर्डर हुआ है
तो और कोई भी इसको लेने से थोड़ा सा हिचकिचाएगा, जल्दी से इस अपार्टमेंट में रहने के लिए रेडी नहीं होगा। तो ये उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि सामने वाला रख रहा है और तुझे पैसा चाहिए, तो बोला कि ठीक है आप रख लो, मुझे मेरा किराया टाइम से चाहिए। पति ने डबल मेहनत करी, इनकम बढ़ाई, लेकिन उस फ्लैट का खाली का किराया दिया। उसने एक चीज़ बहुत अच्छी करी, उस फ्लैट के अंदर वो घुसा ही नहीं दोबारा। पुलिस के साथ एक बार ज़रूर गया था, लेकिन उसके बाद में उस फ्लैट को छेड़ा तक नहीं। जहाँ टेबल रखी थी वहाँ टेबल, जहाँ पे चद्दर जैसी पड़ी थी वैसी पड़ी है, धूल मिट्टी पानी पर्दे जैसे कुछ भी उसने छेड़ा नहीं, ज्यों का त्यों रखा और 26 सालों तक रखा। 26 साल तक यों का यों उसने रखा और किराया पे करता रहा। और 1.25 करोड़ की कीमत चुकाने के बाद एक उम्मीद की किरण उसको मिल जाती है। लेकिन उसके बीच में जो समय निकला उसमें इसने बहुत प्रयास किए। ये जो साकोरू है ये मार्केट में जाता, लास्ट में सबसे उसने आखिरी काम किया कि जो पैम्पलेट है वो छपवाए कि मेरी बीवी का कातिल का किसी को भी पता है तो प्लीज़ मुझे बताए, मैं उसको इनाम भी दूंगा, पैसे दूंगा, मदद करूंगा, मेरी मदद कीजिए। वो मीडिया के पास जाता रहा कि इस खबर को बार बार सुनाते रहो, इसको दबाओ मत, ताकि मेरी बीवी का कातिल पकड़ा जाए। महीने 2 महीने 6 महीने में फिर से पुलिस स्टेशन चला जाए और जो नागोया शहर की पुलिस है वो उसको बेचारे को उसकी जो मासूमियत थी और उसकी जो क्यूरियोसिटी थी, जो डेडिकेटेड था, वो डेडिकेशन को देख के पुलिस का भी दिल पसीज गया कि यार ये इतनी मेहनत कर रहा है अपनी वाइफ के कातिल को ढूंढने के लिए, हम लोगों ने भी इतनी मेहनत कर ली लेकिन कातिल नहीं मिला, तो चलिए इस पे एक रिवार्ड रख दिया जाता है। पुलिस ने अनाउंसमेंट किया कि साकोरू की बीवी का कातिल का कोई अगर पता बताएगा, कोई सुराग बताएगा तो उसको रिवार्ड दिया जाएगा, इनाम उस पर घोषित कर दिया। पुलिस ने ये मदद की उसकी। अब पुलिस पे भी प्रेशर था क्योंकि जापान के अंदर मोस्टली ऐसे केसेस होते नहीं हैं, तो पुलिस पे इस चीज़ का दबाव था कि इसको सोल्व किया जाए। लेकिन पुलिस को जब सुराग नहीं मिला तो इसको छोड़ देते हैं। अब दिनांक आ जाती है 2025 की, जब 2025 तक उस नागोया शहर में अलग अलग कांस्टेबल पुलिस अधिकारी चेंज होते रहे 25-26 सालों में, तो 1 लाख पुलिस वालों ने उस केस पे काम किया, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। 1 लाख पुलिस वालों ने उस केस को सुलझाने का प्रयास किया तो 5000 जो है सस्पेक्ट सामने आए। 5000 लोग शक के दायरे में आए और उन लोगों को बुलाया जाता, उनसे पूछताछ की जाती, उनके ब्लड सैंपल लिए जाते, वहाँ से मैच किए जाते, लेकिन उनके कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर उन्होंने सोचा कि इस केस में अब समय देने से कोई बेनिफिट नहीं है, साकोरू जो करता है उसको करने दो, इसको एक कोल्ड केस में हम डाल देते हैं। अब पुलिस हार के एक कोल्ड केस की तरह उसको छोड़ दिया कि अगर कोई सबूत सामने आया तो इसको फिर से काम करेंगे, इसको क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो काम कर रहा है, कोई उम्मीद जाग जाए तो इसको वापस से खोल लेंगे। अब साकोरू क्या करता, साल में 1-2 बार फिर से पुलिस स्टेशन जाता, फिर से उनको याद दिलाता रहता और वो मीडिया में भी जाता रहता, लोगों को मिलता रहता, वहीं जो फ्लैट था जिसमें रहता था वहाँ पे उसके आसपास पैम्पलेट बांटता रहता, लोगों से मिलता रहता, लेकिन उसके भी हाथ कुछ नहीं लगा। वो थक हार गया, उसकी उम्मीद टूटने लगी कि उसको ज़रा शक हुआ कि कहीं तेरी जो किराया पे करने की ये जो टेक्निक है, इस जो क्राइम सीन को सहेज के रखने का जो तेरा ये मंसूबा है, कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। वो उम्मीद की इस बिना पे उस किराए को पे करता रहा। अब उसका बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, वो भी उसकी मदद करता, बस अपनी माँ के कातिल को पकड़ने के लिए, और पति अपनी पत्नी के कातिल को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। अब उसका बेटा 27-28 साल का हो चुका था। 2025 के अंत में अब आता है कि एक दिनांक आती है कि 30 अक्टूबर 2025 को कुमिको यासुफुफु एक लेडीज़ वहाँ पे आती है नागोया शहर की पुलिस स्टेशन के अंदर और कहती है कि मुझे इसके सीनियर अधिकारी से बात करनी है। पुलिस उसको अंदर भेज देती है और अंदर जाने के बाद में उसके सामने सीनियर ऑफिसर बैठा था, पुलिस ऑफिसर। वो कहते कि साहब मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। वो कहता है कि ठीक है बैठिए। अब दोनों आमने सामने थे। जो कुमिको यासु जाती है वो कहती है कि साहब मुझे एक सच बताना है आपको, तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा।
वो कहते हैं कि ठीक है, बताइए क्या बात है। वो कहती है कि साहब, जो आप 1999 का जो एक केस सोल्व कर रहे हो, नामिको नाम की एक लेडीज़ जिसका पति साकोरू है और जो फ्लैट का किराया दे रहा है, नागोया शहर के अंदर इसका कत्ल हो चुका था, उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। पुलिस वाला बड़ा हैरान हो जाता है कि यार 26 सालों में कोई सुराग नहीं मिला, अब ये लेडीज़ आ रही है और ये इसके बारे में बताना चाहती है। पुलिस को लगा कि रिवार्ड के कारण ये आई है और इसको कुछ ना कुछ तो ये जानती है। वो कहते हैं कि ठीक है, बताइए, ये आपका रिवार्ड है और अगर आप कुछ भी बताती हैं, अगर आपकी बात सच निकलती है तो हम आपको ये रिवार्ड, इतना पैसा आपको देंगे। वो कहती हैं कि साहब, मुझे कोई रिवार्ड नहीं चाहिए, मुझे तो सज़ा चाहिए। पुलिस वाला हैरान हो जाता है कि सज़ा चाहिए, आखिर क्यों? तो वो कहती है कि जिसका कत्ल हुआ है उसका कत्ल मैंने ही किया है, चाकू से किया था। आज से 26 साल पहले मैं ही उस फ्लैट में गई थी, उसी फ्लैट के पास में रहती थी और मैंने ही उसको जो है कत्ल किया है। पुलिस वाला चौंक जाता है। सारी पुलिस स्टेशन के अंदर सभी कर्मचारी पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। 26 सालों के बाद कोई आएगा और स्वयं ही एक्सेप्ट करेगा। जिस लेडीज़ की उम्र 69 साल है, जो बुढ़ापे में जा चुकी है, वो आके कह रही है कि मैंने उसका कत्ल किया। पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं थे। अब पुलिस वालों के मन में शंका भी कि हो सकता है ये सच भी कह रही हो सकता है ये झूठ भी कह रही हो। जिस केस को हम 26 सालों में नहीं सुलझा सके, अगर इसको झूठे ही, इसके बयान के आधार पे ही हमने कोर्ट में पेश कर दिया तो हमारी तौहीन होगी। अगर इसका बयान झूठा हुआ तो बिना सबूत के इसको सज़ा भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर कोई भी जुर्म करने वाला अपना जुर्म कबूल कर लेता है न्यायालय के अंदर भी, तो भी उसको सज़ा नहीं मिल सकती जब तक कि उसके एवज में जो एविडेंस हैं, सबूत हैं, वो ना मिले। अब पुलिस वालों के पास कोई सबूत नहीं, अब उसकी बात मान के उसको वो पेश भी नहीं कर सकते न्यायालय के अंदर। अब पुलिस वालों को याद आया कि हमने 5000 लोगों से पूछताछ की थी, क्या उसमें इसका भी नाम आया था? अब उस लिस्ट को जो देखा गया तो इसमें कुमिको यासुफुफु का नाम उसमें आ गया। उन्होंने सोचा कि हाँ, नाम तो इसका आया था, लेकिन उस समय फिर ये क्यों नहीं पकड़ी गई? तो पता लगा कि इसका ब्लड का सैंपल उस समय नहीं लिया गया। वो उसकी लापरवाही हो सकती है, या फिर उस समय की टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी, ना ध्यान दिया, कुछ लोगों का लिया, कुछ का नहीं लिया। पूछताछ के दौरान ये सही साबित हुई तो इसको छोड़ दिया गया। और आज उसने ये देखा कि इसका ब्लड सैंपल नहीं गया, तो तुरंत उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया DNA के लिए, और वहाँ उसका पता लगा कि इसका B ग्रुप ही है, ब्लड ग्रुप। अब उन्होंने देखा कि हाँ यार, एक उम्मीद तो जाग गई है। उन्होंने तुरंत साकुरू को कॉल किया। उनको याद आ गया था कि उसने क्राइम सीन को सहेज के रखा हुआ है। अगर वो तहस नहस कर देता, सफाई कर देता, उसको हटा देता, तो वहाँ से सबूत कलेक्ट नहीं किए जा सकते थे। पुलिस को एक उम्मीद जगी कि कोई केस जो है सोल्व हो सकता है। साकुरू को कॉल लगाया जाता है कि मैं नागोया पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, साकुरू आपसे एक बात पूछनी है। तो बोले, हाँ सर बताइए, क्या आपने उस क्राइम सीन को आज भी सहेज के रखा है? उसके बॉडी में वाइब्रेशन हो जाता है ये सुन के। उसको पहली बार 26 सालों में पुलिस स्टेशन से उस क्राइम सीन के बारे में कॉल जाता है। वो सोचता है मन ही मन कि कहीं ना कहीं उसका केस अब आगे बढ़ने वाला है और उसने जो पैसा पे किया है उसकी वैल्यू फॉर मनी उसको मिल जाएगी। वो कहता है कि जी सर, जी सर, जी मैंने रखा है साहब, उसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, बिल्कुल वैसा का वैसा है, वो जो का त्यों है, बताइए सर क्या बात है। वो बोलता है कि हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर एक लेडीज़ आई है और वो अपना जुर्म कबूल कर रही है। वो कह रही है कि मैंने नामिको को मैंने ही मारा है, लेकिन हमारे पास कुछ सबूत नहीं है, तो हम इसको सज़ा नहीं दिला सकते, इसका सत्यापन नहीं कर सकते कि ये सत्य कह रही है या झूठ कह रही है। वो कहता है कि सर मेरा क्राइम सीन बिल्कुल वैसा के वैसा ही है, आप चाहें तो वहाँ से सबूत कलेक्ट कर सकते हैं। पुलिस वाला कहता है कि हाँ, मैंने इसलिए कॉल किया है कि अगर हमें वहाँ से कुछ सबूत के जो नमूने मिले और हम इससे मैच करें तो कुछ आपका केस आगे बढ़ सकता है। आप फ्लैट पे पहुँचो, हम आ रहे हैं। नामिको का जहाँ कत्ल हुआ उस फ्लैट पे पुलिस पहुँच जाती है। कुमिको यासुफुफु को भी लेके जाती है। वो बताती है कि हाँ, यहाँ मैंने ऐसे ऐसे किया और यहाँ मैं उसके साथ बैठी, बात करी, ये करा, वो सारा बताती है। लेकिन पुलिस उसकी बात को सुन जरूर लेती है, विश्वास नहीं करती है। अब जैसे उस रूम को खोला गया तो आप हैरान रह जाएंगे कि जो ब्लड जहाँ पड़ा था वो वहीं पड़ा पड़ा सूख गया, लेकिन वहीं का वहीं, जहाँ जो कुर्सी, जो टेबल, जो चीज़ें जहाँ जहाँ पड़ी थी वो वैसे की वैसे। पुलिस को एक अलग ही लेवल की खुशी महसूस होती है
कि साकुरू ने जो काम किया वो बड़ा ही अद्भुत है, जिन्हें करोड़ों रुपए पे करके भी उसको सहेज के रखा। अब जो एक्सपर्ट हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट, वो वहाँ पे आते हैं, उस सैंपल को कलेक्ट करते हैं। जो ब्लड वहाँ पे मिला था, 2-3 जगह ब्लड पड़ा था, उस सभी को कलेक्ट करती है। कुछ और भी नमूने लेती है, जूतों के निशान थे पैर के, वो भी वो लेती है वहाँ से। लगभग जो ले सकते थे वहाँ से सारे के सारे नमूने कलेक्ट किए गए, रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया। जब मैच किया गया कुमिको यासुफुफु से, तब पता चला कि इसका ब्लड ग्रुप और डीएनए और इस लेडीज़ का ब्लड ग्रुप डीएनए रूम में पड़े हुए जो ब्लड था आपस में मैच हो जाता है। अब इस चीज़ की पुष्टि हो चुकी थी कि जापान के अंदर जो 1999 में 13 नवंबर को जो घटना हुई थी, घटना स्थल पर इसकी मौजूदगी थी। अब सबूत मिलने पर अब इसको सज़ा दिलाने के लिए आगे पेश किया जा सकता था। साकुरू को लगा कि उसका जो 26 साल का पैसा देने का जो तरीका था वो काम कर गया और आज उसकी पत्नी को न्याय मिलेगा। वो बड़ा खुश था, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन एक सवाल उसके मन में था कि इस महिला को वो नहीं जानता है, फिर भी इसकी वाइफ का उसने कत्ल क्यों किया। अब जब उसको पूछताछ की जाती है कुमिको यासुफुफु से कि आखिर आपने मारा क्यों, साकुरू कहता है कि मैं आपको नहीं जानता, ना ही आप मुझे जानती हैं, ना ही मेरी पत्नी आपको जानती थी, तो आखिर आपने मेरी पत्नी को मारा क्यों। वो कहती है कि मेरी उम्र बढ़ गई है, 26 साल बाद मेरे चेहरों पे झुर्रियाँ आ गई हैं, हो सकता है कि आप मुझे ना पहचाने। ये बात उस समय की है जब हम दोनों एक स्कूल में जाया करते थे। प्राइमरी स्कूल के अंदर जब हम पढ़ा करते थे तो वैलेंटाइन डे के अंदर मैंने आपको एक गिफ्ट दिया था, एक कार्ड दिया था, उसके साथ ही मैंने आपको चॉकलेट भी दी थी। उसके पीछे मेरा एक गहरा प्रेम आपसे छुपा था, लेकिन आपने मेरे उस कार्ड को और उस चॉकलेट को ठुकरा दिया, साथ ही मेरी उम्मीदों और मेरे प्रेम को भी ठुकरा दिया। ये बात मेरे दिल में बस गई और मैं सहन नहीं कर पाई और धीरे धीरे ये प्रेम और ये नफ़रत मेरे दिल में पैदा होती रही। लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रेम करती रही, आपको पाने की चाह में लगी रही। आपने मुझे कभी भी ये मौका नहीं दिया कि आपको मैं अपना बना सकूं। आपने कहा कि जो आप सोचती हो वैसा मैं आपके बारे में नहीं सोचता हूं। बस यही बात मुझे इस उम्मीद पे कि आज नहीं तो कल मैं इनसे प्यार कर लूँगी, ये मुझसे प्यार करने लगेंगे और शादी भी कर लेंगे। लेकिन मुझे पता चला कि कुछ सालों बाद आपकी शादी हो गई है। ये बात मुझे बड़ी परेशान कर दी। तो मुझे पता लगा कि आप नागोया शहर के अंदर एक फ़्लैट के अंदर रहते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरी आंखों से दूर हों, इसलिए मैं वहाँ नागोया शहर के अंदर ही जहाँ आपका फ़्लैट था उसी के सामने एक फ़्लैट मैंने ले लिया। अब आप जब भी वहाँ से गुजरते आते मैं आपको देखती रहती, निहारती रहती। मुझे लगा कि आज नहीं तो कल मुझे आप मिल ही जाओगे। लेकिन जब आपकी बीवी आ चुकी थी तो मुझे जलन होने लगी। फिर आपका बेटा हो गया तो मुझे और ज़्यादा नफ़रत पैदा हो गई कि मेरी साथ न रह के ये कहीं और जो है अपना परिवार बसा लिया है। जो मेरा हो सकता था, जो मेरा है, वो किसी और का कैसे हो सकता है। और मुझे लगा आपको खुश देख के कि मेरे और आपके बीच में आपकी वाइफ रोड़ा बन रही है। अगर इसको मैं हटा दूं तो अब भी आप मेरे हो सकते हो। एक दिन जब आप दफ्तर चले गए तो मैं रोज़ आप पे निगरानी रखती थी। आप कब आते हैं, कब जाते हैं, कब क्या करते हैं, पूरा मुझे पता है। जब आप चले गए तो मैं बड़े ही शांतिपूर्वक, बड़े ध्यान से चली गई आपके घर और आपकी बीवी से काफ़ी देर मैंने बैठ के बात की। प्यार से मैंने पूरी कहानी बताई और धीरे धीरे करके आपकी बीवी और मेरे अंदर बहस होने लगी और बहस बढ़ गई थी और मुझे तो इसको रास्ते से हटाना ही था। तो मैंने गले पे चाकू से वार करके उसको मार दिया। आपके बच्चे से मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मैंने इसको कोई चोट नहीं पहुंचाई और मैं वहाँ से निकल गई। मुझे पता था कि मुझे किसी ने नहीं देखा, इसलिए मैं वहाँ से चली आई। अब मैं आपसे कांटेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि आप अभी मानसिक संतुलन आपका ठीक नहीं था और मुझे लगा कि कहीं आपको पता चल गया इस सच के बारे में तो आप मुझसे पहले से भी ज़्यादा नफ़रत करेंगे और पहले की तरह फिर से मुझे ठुकरा देंगे। अब ये डर मेरे अंदर बैठ गया। जब भी समय बीतता गया और 13 नवंबर जब भी आता हर साल का, मेरे दिल में और डर गहरा हो जाता कि कहीं पता ना चल जाए, क्योंकि उसी दिन मैंने आपकी बीवी का कत्ल किया था। धीरे धीरे साल बाई साल मेरे दिल के अंदर घबराहट और गिल्टी महसूस होती चली गई। नफ़रत मेरे खुद से ही मैं करने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और धीरे धीरे करके ये इतना बोझ हो गया कि मैं अब सहन नहीं कर पाई। जबकि मुझे ये भी पता था कि आपका बेटा और आप दूसरी जगह आपने फ़्लैट ले लिया, वहीं उसी फ्लैट के सामने, और आप उस फ्लैट का किराया भी पे कर रहे हो।
इसका मतलब मैं समझ गई कि आपने दूसरी शादी नहीं की, तो इसका मतलब आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो। और आप अपनी वाइफ से प्यार करते हो, इसलिए मैंने सोचा कि इनको न्याय मिलना चाहिए। ये मर जाएंगे लेकिन अपनी वाइफ के कातिल को पकड़ के रहेंगे। और अब मेरी उम्र भी 69 साल हो चुकी थी, तो मुझे लगा अब क्या ही है, पूरी ज़िंदगी मेरी बीत गई वन साइड लव में। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही सरेंडर कर देती हूँ, क्योंकि आपकी भी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई और मैं भी अब, मेरी उम्र भी अब लगभग पूरी होने को है। तो मुझसे बोझ भी इतना हो गया कि मैं इस बोझ को हटा दूं, प्रायश्चित कर सकूं, कम से कम मैं सुकून से मर तो सकूंगी। इसलिए मैं आज यहाँ पे सरेंडर करने के लिए आई हूँ। अब पति को इस चीज़ की हैरानी भी है, दुख भी है, खुशी भी है। वो समझ नहीं रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी का कातिल तो उसने पकड़ लिया। इतना सारा पैसा पे किया और अंत में पता चला कि उससे प्यार करने वाली उसकी दोस्त थी, उसकी बीवी की कातिल है। इस चीज़ की दुविधा में वो रहा, लेकिन उसका कातिल जो है पकड़ा गया, तो उसने उस फ्लैट को खाली कर दिया। इस लेडीज़ को, कुमिको को न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट ने उसको सज़ा मुकर्रर की और वो जेल में चली गई। इस तरीके से उसने 26 सालों तक क्राइम सीन को सहेज के रखने की जो उसकी उम्मीद थी, जो उसने ये समझदारी दिखाई, उसकी वजह से 26 सालों बाद उसका कातिल जो है पकड़ा गया। ये चीज़ बहुत ही सराहनीय है इस साकोरू को, कि उसने अपनी पत्नी के प्रेम में अपने पत्नी के कातिल को पकड़ के दिखाया और उसने अपने आप को विनर बनाया और उसके कातिल को सज़ा दिलाई। हम सभी उसको आश्वासन देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। एक तरफ जहां लोग अपनी बीवी को मार देते हैं, बीवी अपने पति को मार देती है, वहीं आपका प्रेम इतना गहरा कि अपनी पत्नी के कातिल को आपने सज़ा दिलाई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आपको इस कहानी पे क्या कहना है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वन साइड लवर ने एक पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी एक परिवार की। जो भी आपका विचार है वो ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे इस परिवार का हिस्सा हैं, सो मैं आपका थैंक यू सो मच करता हूँ। आप यहाँ तक इस वीडियो को देखते हुए आए हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, ताकि हम आगे और भी ऐसी ही घटनाओं पे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, जय श्री राम। तब तक आप मस्त और स्वस्थ अपनों का ख्याल रखिएगा।